हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी दोस्तों बहुत अच्छा चल रहा होगा। आज हम फिर एक बार एक नए टॉपिक के साथ आप सबके बीच आए हैं और नए नए प्रश्न हैं बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीता पर का अंग्रेजी अनुवाद किस ब्रिटिश शासक ने किया था? तो ऑप्शन ए है विलियम जोन्स, ऑप्शन बी है विल्किंस ने, ऑप्शन सी है मैथ्यू लैड ने, ऑप्शन डी है रैमजे मैकडॉल ने। तो श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी जो अनुवाद किया था वो ब्रिटिश प्रशासक था वो बिल क्लिंस। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। बिल क्लिंस था जिसने श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था। और विलियम जोन्स का अगर नाम पूछे तो इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम जो संस्कृत एक नाटक था उसका जो है इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया था विलियम जोन्स ने। आपको इसको भी याद रखना होगा। अगला प्रश्न है, यंग इंडिया नामक समाचार पत्र का संपादन किया था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन डी है मौलाना आज़ाद ने। तो यंग इंडिया नामक समाचार पत्र का संपादन जो किया था वो महात्मा गांधी थे। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगर यंग इंडिया नामक पुस्तक की बात करें तो आप लोग लाला लाजपत राय को मारेंगे। यहाँ समाचार पत्र यंग इंडिया नामक समाचार पत्र जो है दिया गया है, तो यंग इंडिया समाचार जो पत्र निकालते थे वो महात्मा गांधी निकालते थे ठीक है, आप लोग दोनों चीज़ों को बहुत बारीक से ध्यान दे के पढ़ना होगा, अन्यथा क्वेश्चन गलत होने की ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन संबंधित है? तो ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक से, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले से, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी से, ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय से। तो इंडियन ओपिनियन जो पुस्तक थी वो महात्मा गांधी से संबंधित थी। ये पुस्तक जो है वो दक्षिण अफ्रीका में 1903 में इसे प्रकाशित किया गया था इंडियन ओपिनियन। ठीक है, आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस वर्ष हरिजन साप्ताहिक सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ? हरिजन साप्ताहिक सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुआ आपको बताना है। ऑप्शन ए है 1933, ऑप्शन बी है 1930, ऑप्शन सी है 1934, ऑप्शन डी है 1932 में। तो हरिजन साप्ताहिक पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था तो महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। किसके द्वारा? गांधी जी द्वारा प्रकाशित किया जाता था आप लोग इसको याद रखेंगे। लेकिन ये पूछ रहा है कि किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, तो ऑप्शन 1933 में प्रकाशित हुआ था ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हरिजन साप्ताहिक जो वो साप्ताहिक पत्रिका थी उनकी वो सर्वप्रथम प्रकाशित 1933 में हुई थी। लेकिन आपको यहाँ याद रखना होगा कि 1932 में महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ये बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किस वर्ष में किया था? तो 1932 में। लेकिन यहाँ से हरिजन साप्ताहिक पत्रिका के बारे में पूछ रहा तो 1933 में सर्वप्रथम वो प्रकाशित हुआ था। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर लिखी गई यंग इंडिया नामक पुस्तक की रचना की गई थी? ऑप्शन ए है अरुणा आसफ अली द्वारा, ऑप्शन बी है मोहम्मद इकबाल द्वारा, ऑप्शन सी है बिपिन चंद्र पाल द्वारा, ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय द्वारा। तो यंग इंडिया नामक पुस्तक अभी हमने बताया था, पुस्तक और पत्रिका में दोनों अंतर है तो जो पत्रिका निकालते थे तो वो महात्मा गांधी निकालते थे, और मैंने वही बताया था कि यंग इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो लाला लाजपत राय ने। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। पुस्तक और पत्रिका में आप लोग याद रखेंगे। पुस्तक जो निकाला था यंग इंडिया वो लाला लाजपत राय, और पत्रिका जो यंग इंडिया निकाला था वो महात्मा गांधी ने निकाला था। आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, दी सरस्वती फ्लोज ऑन के लेखक हैं? एस.पी. गुप्त, बी.बी. लाल, आर.सी. बिष्ट, के.एन. दीक्षित। तो दी सरस्वती फ्लोज ऑन के लेखक जो है बी.बी. लाल हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। ऑप्शन बी सही हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं? ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है सुब्रमण्यम अय्यर, ऑप्शन सी है पृथ्वी चंद्र राय, ऑप्शन डी है रोमेश चंद्र दत्त। तो दी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक जो हैं वो रोमेश चंद्र दत्त हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जजमानी प्रथा का उल्लेख करने वाला उपन्यास गणदेवता की रचना की गई थी? मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा, बाल शास्त्री जभेंकर द्वारा, ताराशंकर बंदोपाध्याय द्वारा,
और बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। तो आपको बताना है कि जजमानी प्रथा का जो उल्लेख करने वाला उपन्यास गणदेवता था उसकी जो रचना किसने की थी। तो ऑप्शन हमारा इसमें सी सही हो जाएगा, ताराशंकर बंदोपाध्याय ने इसका जो है प्रकाशन किया था दोस्तों। किसने? ताराशंकर बंदोपाध्याय ने। ठीक है, ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है मित्रों कि सी आर दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी का दलों में विभाजन हो गया था और प्रतिक्रियावादी दल ने डॉट द्वारा के कार्य किया। तो ऑप्शन ए है ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करके हिंदू हितों की रक्षा। ऑप्शन बी है असंतुष्टों के रूप में कार्य करके विधायी कार्यों में बाधा उत्पन्न करना। ऑप्शन सी है गांधी के रचनात्मक कार्यों के पक्ष में कांग्रेस के अपरिवर्तनवादियों से सहयोग। ऑप्शन डी है कांग्रेस के भीतर पार्टी की अलग पहचान बनाए रखना। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा मित्रों, ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करके हिंदू हितों की रक्षा करना, यही इनकी नीति हो गई थी बाद में जब सी आर दास की मृत्यु हो गई थी मित्रों। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। लेकिन सही क्रम में व्यवस्थित करें। इसको अगर आपको याद होगा, मैंने पहले भी वीडियो में बता चुके हैं, 2-4 दिन पहले जो वीडियो बना था उसमें इन एक्ट के बारे में हमने सन को आप लोगों को बताया था कि सन याद रखेंगे तभी ऐसे प्रश्न हम लोग हल कर पाएंगे। कि रॉयलेट एक्ट कब आया था, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ, मार्लियामेंटो सुधार कब हुआ, इल्बर्ट बिल विवाद कब हुआ। तो रॉयलेट एक्ट की जो आया था मित्रों 1919 में आया था और गांधी इरविन समझौता जो हुआ था दोस्तों वो 1931 में हुआ था। कब? 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। रॉयलेट एक्ट 1919 का था मित्रों। ठीक है, मार्लियामेंटो सुधार 1909 का था मित्रों, आप लोग इसको ध्यान रखें। और इल्बर्ट बिल विवाद जो था 1883 का था। आप लोग इसी से हिसाब से इसको मिला लीजिए। तो 4 उसके बाद 1 हो जाएगा, उसके 4 3 हो जाएगा मित्रों, 4 3 1 और उसके बाद 2 हो जाएगा मित्रों। ठीक है, 4 3 2 1, 4 3 2 1। अब इसमें देखते हैं हम लोग ऑप्शन कहाँ है, 4 3 1 2, 4 3 2 ऑप्शन ए सही है मित्रों, 4 3 1 2 इसी में है। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे, इस सन को भी याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है कि उर्दू कवि जो द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन दोनों के प्रतिनिधि थे। ऑप्शन ए है अरुणा आसफ अली, ऑप्शन बी है मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी है खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन डी है फैज़ अहमद फैज़। तो उर्दू कवि जो द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में दोनों में भाग लिया था मित्रों वो मोहम्मद इकबाल थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। इसमें कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है ब्रिटिश काल के दौरान भारत का शीर्ष न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा था? फेडरल कोर्ट, प्रेसिडेंसी कोर्ट, प्रीवी काउंसिल और ऑप्शन डी है इंग्लैंड का सुप्रीम कोर्ट। तो ब्रिटिश काल के दौरान जो भारत का शीर्ष न्यायालय था मित्रों वो प्रीवी काउंसिल था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा इसमें, ऑप्शन सी हो जाएगा क्योंकि एक प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है वर्ष 1901 के सिंचाई आयोग का अध्यक्ष कौन था? आपको बताना है 1901 में जब सिंचाई आयोग बना था वो किसके काल में, किस वायसराय के काल में बना था। ठीक है, अब तो इसमें पूछ रहा है कि 1901 के सिंचाई आयोग का अध्यक्ष कौन था? मार्टिन बर्ड, मुनरो, सर सी स्कॉट मोनक्रिए, लॉर्ड कर्जन। तो इसमें जो सिंचाई आयोग का अध्यक्ष था 1901 में मित्रों वो सर सी स्कॉट मोनक्रिए था। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। मैंने पूछा कि उस समय वायसराय कौन था, तो उस समय वायसराय 1901 में कौन था? लॉर्ड कर्जन। 1899 से थे 1905 तक लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था मित्रों। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी वायसराय ही पूछ लेगा तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है निम्नलिखित में कौन कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रथम उपकुलपति था? कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रथम भारतीय उपकुलपति था। भारतीय यहाँ पूछ रहा है मित्रों, ध्यान देने वाली बात है। ऑप्शन ए है आशुतोष मुखर्जी, ऑप्शन बी है WC बनर्जी, ऑप्शन सी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रथम जो भारतीय उपकुलपति था मित्रों तो वो आशुतोष मुखर्जी था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रथम अखिल भारतीय महिला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1927 में, 1928 में, 1929 में, 1933 में। प्रथम अखिल भारतीय महिला सम्मेलन जो हुआ था मित्रों वो 1927 में हुआ था। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने 1884 में
डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना हुई थी। आप लोगों को यहाँ ये चीज़ ज़रूर कन्फर्म कर लेना चाहिए कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, 1884 में। अगर पूछ लेगा कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आप लोग याद रखेंगे कि 1884 में हुई थी। एक प्रश्न यहाँ से बन गया मित्रों। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि स्थापना किसने किया था, तो ऑप्शन ए है ज्योतिबा फूले, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी है कि दयानंद सरस्वती। तो 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की जो स्थापना की थी मित्रों, वो बाल गंगाधर तिलक थे। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा इसमें। आप लोग इसको याद रखेंगे जरूर से ज़रूर। इसमें 2-3 प्रश्न बन सकते हैं मित्रों, ठीक है। अगला प्रश्न है, बंगाल टेंडेंसी एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? 1884 में, 1885 में, 1886 में, 1887 में। तो बंगाल टेंडेंसी एक्ट जो लागू हुआ था मित्रों 1885 में लागू हुआ था। हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, लिखा है, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है मित्रों, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डेविड रिकार्डो के लगान सिद्धांत का हिस्सा नहीं था? ऑप्शन ए है किसी समय प्रचलित औसत लगान पर भूस्वामी का वैधानिक अधिकार होता था। ऑप्शन बी है कुल उत्पादन के अधिशेष पर कर लगाने का अधिकार राज्य के पास था। ऑप्शन सी है कि उत्पादकों में वृद्धि के लिए विशेष उत्पादन पर इस प्रकार लगाया गया कर जोतदारों को और अधिक मेहनत के लिए प्रेरित करेगा। और ऑप्शन डी है कि अगर विशेष अधिशेष भूस्वामी के पास रहता है तो लगान का स्वामी रेंटियर बन जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन ए सही हो जाएगा मित्रों, इसमें यही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। ऑप्शन ए सही है, किसी समय प्रचलित लगान पर भूस्वामी का वैधानिक अधिकार नहीं होता था। आप लोग इसको याद रखेंगे। वैसे ये इतना बड़ा प्रश्न टीजीटी और पीजीटी में नहीं पूछता है, लेकिन मैंने आपको दे दिया है कोई इसमें, लेकिन इसको आप लोग याद रखें, क्या पता रिपीट हो जाए। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। वेटिकन के सिस्टाइन चैपल की छत की चित्रकारी पुनर्जागरण के निम्नलिखित कलाकारों में से किसने की थी? तो आपको बताना है कि वेटिकन के सिस्टाइन चैपल की छत की चित्रकारी पुनर्जागरण के काल में किस कलाकार ने किया था? तो ऑप्शन ए है राफेल ने, ऑप्शन बी है तितियन ने, ऑप्शन सी है पीटर पाल रूबेल ने, ऑप्शन डी है माइकल एंजेलो बुओनरोत्ती ने। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा मित्रों, माइकल एंजेलो बुओन थे। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित में से उरुक शहर में कौन सा लक्षण अनुपस्थित था? नगर नियोजन व नालियाँ, आंगन की तरफ झुकी हुई मकानों की छतें, आंगन, मिट्टी की पाइपों का प्रयोग। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नगर नियोजन व नालियाँ ये अनुपस्थित था मित्रों। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। इसमें थोड़ा सा सुमेलित करने वाला है मित्रों, थोड़ा सा बड़ा भी प्रश्न है। वैसे आपके काम की चीज़ तो हो सकता है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ प्रश्न कहीं न कहीं पूछा गया है। तो देखते हैं हम लोग। फ्लाई शटल लूम, तो ऑप्शन ए जॉन के हैं। कताई मशीन जेम्स हरग्रीव्स हैं, ये तो सही है दोनों। वाटर फ्रेम जो है रिचर्ड आर्कराइट्स हैं मित्रों। और इसमें म्यूल जो है सैमुअल क्रॉम्पटन। तो इसमें जो हो जाएगा मित्रों हमारा 1, 2 और 4, 3 ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा इसमें, ठीक है दोस्तों। इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखेंगे। तो मित्रों बस आज के लिए इतना ही प्रश्न था। हम मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सब अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए और पढ़ते रहिए, अभ्यास करते रहिएगा ज़रूर, ठीक है। हम लोग मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी को नमस्कार, जय हिंद।